नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीकली शो एनडीटीवी एक्सप्लेनर के साथ। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की उस खामी की जिसने दुनिया को अटका भी दिया और झटका भी दिया। हर सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर रन करती है वो इससे प्रभावित हुई, चाहे हमारे विमान हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे अस्पताल हो, टीवी टेलीकास्ट हो, एटीएम मशीनें हो, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो इस सुविधा का इस्तेमाल कर रही थी उन पर कहीं ना कहीं असर हुआ। और ये केवल एक देश दो देश की बात नहीं थी, दुनिया के अलग अलग देशों में कमोबेश इस असर को महसूस किया गया और काफी दिक्कत लोगों को इसकी वजह से उठानी पड़ी। तो आज इसी मसले की हर बारीकी को हम आसान भाषा में समझेंगे, जो कि एनडीटीवी एक्सप्लेनर का उद्देश्य भी है कि जटिल से जटिल मसला हो हम उसे आपको आसान भाषा में समझाएं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट खास मेहमान मौजूद रहेंगे, अमित कुमार दुबे जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मसले पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को इसकी बारीकियां समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक आसान भाषा में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में खामी आ गई और इस खामी के दौरान एक शब्द जो सुनने को मिला वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। अब लोग ये सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज है क्या, सबसे पहले इसी के बारे में बताएं। देखिए इनका जो एक प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसमें एक सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ क्राउड स्ट्राइक का, और उस पैच के अंदर एक गड़बड़ी थी, वल्नरेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरा आउटरीच हुआ, सिस्टम्स काम करना बंद कर गए और जहां जहां भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सर्विसेज थी वो उतने समय के लिए हॉल्ट कर गई, चली नहीं। इसमें एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर भी हॉस्पिटल्स भी थे, हर जगह से कंप्लेंट आई, बहुत सारी कंपनीज का काम ठप हो गया, आउटलुक चलना बंद हो गया। तो बहुत सारी जगह सीधे सीधे बिजनेस इम्पैक्ट हुआ और बहुत नुकसान हुआ। ये करीब 7-8 घंटे लगातार चलता रहा जी। इस वजह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू हुई और उसके बाद क्राउड स्ट्राइक का एक पैच रिलीज हुआ और कहा गया कि आप अपडेट कर लीजिए, इसके बाद ये इशू फिक्स हो जाएगा। यदि आप गौर से देखें तो उस पैच में क्या कहा गया है कि आप अपने जहां ड्राइवर इंस्टॉल्ड है क्राउड स्ट्राइक का, वहां जाकर एक फाइल को डिलीट कर दें, ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद से ये वापस नॉर्मल होने में काफी टाइम लग गया और धीरे धीरे अभी सिस्टम रिकवर कर रहे हैं। अब जी, कुछ जगह आपके पास आऊंगा, ये इस पे भी बात करेंगे, इस अपडेट के बारे में भी। आपने आउटेज के बारे में बताया कि जो दिक्कतें हुई, जो अव्यवस्था थी, वो एक उसको आउटेज के तौर पर देखा गया। अब एक इस पूरे की पूरी आउटेज के दौरान एक शब्द और पढ़ने में आया, वो था एज्योर। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है? नहीं, ये इसका क्लाउड प्लेटफॉर्म है एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जिसकी होता क्या है कि दो तरह से हम एप्लीकेशन होस्ट करते हैं या किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, या तो उसको डेटा सेंटर पर होस्ट करें या उसको क्लाउड पर होस्ट करें। क्लाउड पर लोग इसलिए जाते हैं ताकि कभी वो सर्विस बंद ना हो, क्योंकि क्लाउड को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो अपने आप को स्केल कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो उसका डेटा है वो मल्टीपल सिस्टम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो 60-70 कंट्रीज में इनके डेटा सेंटर्स हैं जहां पर इनके सॉफ्टवेयर रन करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा नहीं कि एक डेटा सेंटर बंद हो जाएगा तो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगी या सर्वर डाउन हो जाएगा। इस वजह से क्लाउड की ओर लोग मूव कर रहे हैं और अधिकतर जो कंपनीज हैं वो क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, और उसी के थ्रू ये वल्नरेबिलिटी इवेंचुअली कस्टमर्स तक पहुंची, तो इसलिए ये अज़ूर का इस्तेमाल। अब एक क्राउड स्ट्राइक के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान हमारे दर्शकों को दे दीजिए। क्राउड स्ट्राइक शब्द जो है लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये। नहीं, क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मेरे ख्याल से 80-90 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होगी और इट्स अ ह्यूज सर्विस प्रोवाइडर जो जिनकी सिक्योरिटी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। तो उन्हीं के रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं। जब भी कोई खामी नोटिस होती है तो उसका एक पैच आता है, जिसको आप डालिए फिक्स हो जाएगा। तो उसका कोई पैच परसों, तो इस क्राउड स्ट्राइक का एक सिक्योरिटी पैच आया और उसकी अपडेट की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ। उसके बाद क्लाउड स्ट्राइक ने उसका फिक्स भी दिया, लेकिन ये कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी है और एक सिक्योरिटी पैच की वजह से सारा जी। अब एक अपडेट के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है कि भाई क्राउड स्ट्राइक का अपडेट आया। अपडेट को आप ऐसे समझिए, जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके पास अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, कुछ समय लेता है, फिर स्टार्ट हो जाता है और कंप्यूटर में जो अपडेट जरूरी है वो हो जाते हैं। ऐसा ही एक अपडेट था। मेरा सवाल आपसे अमित जी ये है कि अपडेट के दौरान इतने बड़े पैमाने पर दिक्कत आना कि दुनिया अटक जाए, क्या ये सामान्य है?
बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने तो इसको एक तरीके से साइबर अटैक का ही नाम दिया, जी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो पैच अपडेट प्रोसेस है वो इतना मैच्योर है कि कोई भी पैच आता है तो पहले उसकी अर्ली स्टेज टेस्टिंग होती है, मिडिल स्टेज टेस्टिंग होती है, फिर एक इंटरनल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होती है, फिर कमर्शियल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होती है। इतनी टेस्टिंग के बाद भी यदि कोई चीज इग्नोर हो जाती है और सीधे कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में पहुंच जाती है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कोई एक कंपनी या एक देश के लिए नहीं था, ये जी, करीब 50-60 कंट्रीज को इम्पैक्ट कर गया। जी, इतना और इस तरह से इम्पैक्ट किया कि लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाइफ का भी नुकसान हो सकता था, बहुत कुछ ऐसी चीज है जो रिकवर नहीं हो सकती, कि डेटा ही चला जाता है उस दौरान। तो इसकी जो भुगतान है, जो उसकी पेनल्टीज है, वो हैवी है। तो ये जी, चीज नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, और इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अभी जी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, या कुछ ही कंपनीज हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म बना रही हैं। तो 70-80% मार्केट अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चल रहा है। उस जी, वजह से भी कोई खतरा माइक्रोसॉफ्ट पे आता है तो वो सबको इम्पैक्ट कर जाता है, और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट यदि ना ले, क्योंकि ये तो जी, चलो पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी पड़े। जी। आपने कहा कि कोई सामान्य घटना नहीं है, इससे जुड़े तमाम अंदेशे आपने बताए, उन अंदेशों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर आपने स्टेजेस बताई कि कैसे अलग अलग स्टेजेस के अंदर कोई भी अपडेट होता है इतने बड़े पैमाने पर तो उसको लागू किया जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि स्टेजेस को अलग अलग चरणों में पास किया जाता है, क्या इसको एक्टिव करने से पहले इसका कोई ड्राई रन भी होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ड्राई रन भी होता है, इम्पैक्ट देखा जाता है, मल्टीपल सिस्टम्स पे होता है, और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म इस तरह से डिज़ाइन होता है कि यदि उसके किसी एक कंपोनेंट में इम्पैक्ट हो भी जाए, तो वो पूरे क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो सेग्रीगेटेड जी, होता है, क्लस्टर्ड होता है, आइसोलेटेड होते हैं वो क्लस्टर। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरा क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म इम्पैक्ट कर जाएगा, और इसीलिए क्लाउड पर लोग जाते हैं कि कोई इश्यू जी, होगा तो वो हर जगह नहीं होगा, एक पार्ट में होगा। एक जी, जैसे आप सोचिए मधुमक्खी का छत्ता है, उस तरीके से डिजाइन होता है क्लाउड। यदि कोई इश्यू आएगा तो एक सेल में आएगा, पूरा एनवायरनमेंट यदि करप्ट हो जाता है, डाउन हो जाता जी, है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो इतनी बड़ी क्रेडिबल कंपनी, ये लाइटली नहीं लिया जा सकता। जी। अब यहां पर ये सवाल होता है कि एक साथ तो इसको एक्टिव नहीं किया गया होगा, अलग अलग चरणों में इसे एक्टिव किया गया होगा। अब यहां पर इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये हो जाता है कि उस एक्टिवेशन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई खामी थी तो वो पकड़ में आनी चाहिए थी, तो क्या वो स्किप कर गए वहां पर? ये खामी उस समय देखिए पकड़ वो में नहीं आई होगी? बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट तो अभी यही बोल रहा है कि हम स्किप कर गए, जी, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि हमें आधी कहानी बताई जा रही है, कहानी कुछ और है। ये भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का वाकई कोई इशू हुआ हो, माइक्रोसॉफ्ट की कोई ऐसी सीवियर वल्नरेबिलिटी हो जो एक्सप्लॉइट हुई है। ये भी हो सकता है कोई साइबर अटैक, और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया क्योंकि कोई कोर लेवल की चीज में इशू था, जिसकी वजह से पूरा इतनी तेजी से परकुलेट किया। जी, अब मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड बहुत बड़ा है, मोर देन $3 जी, ट्रिलियन कंपनी है, लोगों की इकोनॉमी नहीं है उतनी। उस पर भी कोई सवाल खड़ा करके इधर हो जाए तो उसकी ब्रांड वैल्यू और उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल खड़ा हो जाएगा, शेयर वैल्यू गिर जाएगी, हैवी नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से क्राउड स्ट्राइक का नाम लेकर अभी इस चीज को लाइट किया जा रहा है, जी, लेकिन ये जांच का विषय है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स हैं कि हमारे प्रोसेस में कोई इग्नोरेंस हो गई, कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ऐसे कैसे जी, इग्नोरेंस हो गई जिसका पूरा 60 कंट्रीज में इम्पैक्ट कर गया? तो जी, मेरे ख्याल से ग्लोबल जांच कमेटी बननी चाहिए, जिसमें हर देश के लोग इन्वॉल्व हो, जो भी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, और वो थर्ड पार्टी जांच करके रिपोर्ट दें कि आखिर इशू था क्या। उसके बाद ही मेरे ख्याल से क्लियर हो पाएगा। अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी वो तो माइक्रोसॉफ्ट की आएगी, वो तो यूएस की है। यूएस जी। कहता है कि मेरा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पर अब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू यूएस का वो नहीं है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया। ये सर जिस तरीके से समस्या हुई, आपने कहा कि जो भी अपडेट्स होते हैं वो अलग अलग चरणों में लागू होते हैं, एक साथ उन्हें एक्टिव नहीं किया जाता, बाकायदा उसका ड्राई रन होता है। लेकिन यहां बिल्कुल पर जो एक सामान्य एक यूजर के तौर पर मुझे बात समझ में आती है, जितनी मेरी समझ है कि यहां पर एक चेन रिएक्शन टाइप का कुछ हुआ कि चीजें ट्रू। एक के बाद एक चेन रिएक्शन के दायरे में आती चली गई। अब ये चेन रिएक्शन होना क्या सामान्य घटना है? इसमें दो पार्टी है, एक तरफ क्राउड स्ट्राइक है और एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट, एक बड़ी सुरक्षा फर्म है और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब क्या इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप देखते हैं? क्या ये साइबर अटैक हो सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि साइबर अटैक हो सकता है, और इसी चीज को जांच करने के लिए ग्लोबल जांच कमेटी की जरूरत है।
क्योंकि ये चीज कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट किया है जिसका इम्पैक्ट पूरे क्लाउड पर, जबकि जैसा मैंने आपसे कहा कि पैच अपडेट होता है तो वो सीक्वेंशियली अपग्रेड होता है और उसका इम्पैक्ट एकदम से पूरे क्लाउड पर नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिटेक्ट कर ही लेंगे जी और वो इतनी जगह से मिस हो जाए और इग्नोर हो जाए, उसके बाद आप कहें कि नहीं हम इग्नोर कर गए, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो हर दिन ऐसे इश्यू आने शुरू हो जाएंगे, हर दिन पैचेस आते हैं। जी ये दी वन ऑफ इट्स काइंड है, इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा इंसिडेंट पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 60 देशों में अचानक एक सॉफ्टवेयर की वजह से, इससे पहले आपने देखा होगा रैंसमवेयर अटैक के इश्यूज हुए, वाटा क्राई वगैरह, बट वो भी इतना बड़ा नहीं था, हर इंडस्ट्री इम्पैक्ट कर गई, वो भी कुछ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित था। यहाँ तो जी जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था वो इम्पैक्टेड। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा खतरा है और आगे ना हो इसके लिए एक डिटेल जांच बहुत जरूरी है। हम जी कैसे मान लें कि आगे नहीं हो? जी मेरा अगला सवाल सर आपसे है, जो अब लोगों के जहन में घूम रहा है कि अभी तो चलिए उससे उबरे हैं, चीजों को व्यवस्थित करने में सबका ध्यान लगा रहा कि चीजें तुरंत पटरी पर आ जाए, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं से, ऐसे जो ये पूरा डिरेल हुआ सिस्टम हुआ, इससे डेटा सुरक्षा भी प्रभावित होती है? क्या उसको भी वही वनरेबल हो जाती है? देखिए, डेटा 3 तरीके से चैलेंज किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियली का मतलब है डेटा चुरा लिया, इंटीग्रिटी का मतलब है मैंने डेटा चेंज कर दिया आपके सर्वर में घुसकर, अवेलेबिलिटी का मतलब है मैंने डेटा आपके लिए अनअवेलेबल कर दिया। तीनों तरह के अटैक से नुकसान होता है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी का चैलेंज तो है ही, हमारा डेटा जो 7-8 घंटे सिस्टम डाउन रहा वो तो गया, वो तो रिकवर हो नहीं पाएगा, वो तो सेव ही नहीं हुआ है, तो उसकी वो तो नुकसान हुआ ही है। दूसरा, यदि उस दौरान जिस दौरान वो डाउन हुआ है कोई भी मैलिशियस एक्सेस मेरे सिस्टम्स पर होता है तो मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये सारे रिस्क किसी भी साइबर अटैक में, तीनों रिस्क रहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का, इंटीग्रिटी का और अवेलेबिलिटी का। अभी अवेलेबिलिटी का रिस्क तो इम्पैक्ट दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच भी हुआ और वो धीरे धीरे आगे खुलेगा। जी अच्छा, इसमें एक और चीज देखने को मिली, ये जो खामी आई अमित जी, उसमें ये था कि प्रभाव कमोबेश सब देशों में देखा गया, लेकिन एक जैसा नहीं देखा गया। कहीं कोई सर्विस ज्यादा प्रभावित हुई, कहीं कोई सर्विस ज्यादा प्रभावित हुई। तो इसकी वजह क्या है? कहीं पर एटीएम भी प्रभावित हो गए, अस्पताल की सर्विसेज भी प्रभावित हो गई, कहीं पर टीवी टेलीकास्ट भी प्रभावित हो गया, कहीं एयरलाइंस पर ही ज्यादा जोर रहा। तो इसकी क्या वजह? देखिए, तो जैसे पैच की बात किया जाए तो पैचेस फोर्स मोड में अपडेट होता है, तो जिन लोगों का अपडेट हुआ होगा उनको इम्पैक्ट दिखा होगा, जिनका अपडेट नहीं हुआ वहां इम्पैक्ट नहीं दिखा होगा। कई जगह लोग अभी भी विंडोज के पायरेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं दिखा होगा। जो लाइसेंस सिस्टम है जहां पर अपग्रेडेड सर्विसेज मिलती हैं कि सिक्योरिटी पैच भी अपडेट हो रहा हो और लेटेस्ट फीचर्स मिल रहे हो, वहां इम्पैक्ट देखा गया, और वो भी तब जब वो पैच उन्होंने एक्सेप्ट कर अपडेट हो गया। क्योंकि दो तरीके से पैच अपडेट होता है, तो हम रिसीव करके अपडेट करें, एक हमने अलाउ कर रखा है कि वो रिमोटली पुश करके अपडेट कर दें। तो जहां जहां वो ऐसा प्रोविजन होगा वहां पर पैच देखा। जी, लेकिन एक बात जो एक सर्विस कॉमन थी, वो थी हमारी विमान सेवाएं। वो हर देश में उसकी शिकायत आई, लगभग हर देश में उसकी शिकायत आई, जो भी इस समस्या के दायरे में आए कि विमान सेवाएं वहां पर प्रभावित हुई। तो ये कॉमन समस्या देखी गई, इसकी क्या वजह है कि विमान सेवाएं एट लार्ज क्यों प्रभावित हुई? देखिए, जो भी एयरपोर्ट सिस्टम्स हैं वो डिस्प्ले के लिए खास तौर से, या जो बोर्डिंग पास वगैरह है वहां पर इस तरह के सिस्टम यूज करते हैं जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रन होते हैं। जहां जहां भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड सिस्टम्स रहे होंगे वहां वहां ये इम्पैक्ट देखा गया। और यहाँ पर एक और चीज होती है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो नॉर्मली हर पैच को इमीडिएटली अपडेट करते हैं, वो रिस्क ले नहीं सकते, वो वेट नहीं करते। यदि कोई सिक्योरिटी पैच आता है तो वो तुरंत प्रायोरिटी पर अपडेट किया जाता है। इस वजह से चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, बैंकिंग हो, वहां पर इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि उसको आया पैच अपडेट। जी तो मेरे ख्याल बाकी लोग वेट करते हैं या उनका जो साइकिल होता है उसी में अपडेट करते हैं कि एक हफ्ते में एक बार, तो वो बच जाते हैं। जी क्लाउड स्टैक के सीईओ हैं जॉर्ज कुट्स, उनका एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने अपडेट का भी जिक्र किया और जिसमें उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। उन्होंने एक जो अहम बात कही वो ये कि इससे केवल माइक्रोसॉफ्ट होस्ट ही प्रभावित हुए हैं, मैक और लिनक्स होस्ट प्रभावित नहीं हुए हैं। अब इसको जरा समझाएं। देखिए, है कि तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, लिनक्स अलग है, मैक ओएस अलग है। मैक ओएस एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैक सिस्टम्स आते हैं,
अब ये जो पैच आया होगा क्राउड स्ट्राइक जो बोल रहा है, इसीलिए मेरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट था कि क्राउड स्ट्राइक बोलता है कि मैंने जो पैच दिया वो विंडोज के लिए जो दिया उसमें इशू, जो मेरा मैक या लिनक्स के लिए पैच था उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इशू विंडोज का हो, लिनक्स और मैक का हो ही ना। जी, तो यही जांच का विषय है, क्योंकि क्राउड स्ट्राइक जब जिम्मेदारी ले रहा है तो ऐसा कैसा पैच था जो सिर्फ विंडोज को इम्पैक्ट कर रहा था और जी। बाकी दोनों इशू नहीं कर रहा था। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये नई बात, मतलब अजीब बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाउट क्रिएट करती है और उसके लिए मेरे ख्याल से डिटेल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता पड़ेगा जी, आप कि बार बार विंडोज का डिटेल्ड इशू था इन्वेस्टिगेशन पर या जी, एक्चुअली क्लाउड स्ट्राइक का इशू। आप बार बार डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पर विस्तृत और व्यापक जांच पर आप बार बार जोर दे रहे हैं। अब ये जांच क्यों जरूरी है और क्या इस जांच की, ऐसी किसी जांच की शुरुआत हो भी पाएगी? क्योंकि आपने ही कहा कि 2 बड़ी कंपनियां हैं इसमें इन्वॉल्व, क्या परमिशन मिल पाएगी? देखिए, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी तब जी। तक इस चीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। यदि यही इशू यूएस के इंटरनल होता और किसी और देश का सॉफ्टवेयर होता तो अभी तक इंटरनेशनल कमेटी बनके जांच होती। मुद्दा ये है कि यूएस की कंपनी है, $3 ट्रिलियन कंपनी है और उसको इम्पैक्ट करना या उस पर सवाल खड़ा करना, इसके लिए बहुत बड़ी लॉबी की जरूरत है और वो बन सकता है क्योंकि इम्पैक्ट इतने सारे देशों में हुआ है। यदि वो रिक्वेस्ट करेंगे या फिर दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, वो कहेंगे हम विंडोज नहीं यूज करेंगे, धीरे धीरे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हो भी सकता है। जी, जी। तो मेरे ख्याल से यदि बात स्टार्ट की जाएगी तो डेफिनेटली जांच कमेटी बन सकती है। और माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि यही बात सच है जो वो बोल रहे हैं, तो फिर जांच में कोई इशू होने नहीं कहना, ठीक है आप कीजिए जांच, हम आपको सारे जी। लॉग दे देते हैं। अब मेरा लेकिन आखिरी वही है सवाल कि जो इंटेंशन जी 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 बिल्कुल, एक बार आप क्लियर पूरी हो करें। जाएगी तो उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। अब मेरा आखिरी सवाल जो इंडिया सेंट्रिक है सर, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या भारत को विदेशी सर्विस प्रोवाइडर, विदेशी क्लाउड सिस्टम, विदेशी सर्वर सिस्टम, इस पर डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट व्यवस्था विकसित करनी चाहिए? क्योंकि कोई आपात स्थिति आती है, कोई युद्ध की स्थिति आती है, कोई साइबर इश्यू आता है, ये तो अपनी गर्दन दूसरे के हाथ में देने वाली बात है। देखिए, सिर्फ इस पूरे इंसिडेंट से 3 लर्निंग मिली है। पहला, एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग वही यूज करें। तो हमारे पास अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली, कम से कम ऐसे 10-12 प्लेयर होना चाहिए मार्केट में जो कोर ओएस बना के हमें दें और जिसके थ्रू ये डिवाइसेस रन कर सकें। एटलीस्ट एटीएम तो रन कर ही सकते हैं ना, हर जगह विंडोज क्यों डालते हैं? या जो भी आईओटी डिवाइसेस है वहां पर प्रोप्राइटरी ओएस हो सकता है। भारत ओएस करके ओएस बना है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं उसको गवर्नमेंट में यूज करना शुरू कीजिए, रेल में यूज करना शुरू कीजिए, एयरपोर्ट में यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी नीड नहीं है कि हमें कोई बहुत यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहां पर चीजें यूज हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि क्या हमारी डिपेंडेंसी बाहर के सॉफ्टवेयर पर होना चाहिए, जो आपने बिल्कुल बात सही कही। तो एक तो ऑप्शन बहुत होने चाहिए, दूसरा बाहर का ना हो, हमारा खुद का हो, ताकि हम उसकी रियलिटीज भी जान सके, आगे के लिए प्रिपेयर हो सके और उससे इम्प्रूव कर सके। अभी हम सिर्फ ब्लाइंडली भरोसा करेंगे जो वो कहेंगे और कल के दिन दोबारा हो गया तब करेंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो ऐसी चीज खासतौर से एक नेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहेगी। तीसरी चीज जो लर्निंग ये है कि नुकसान सिर्फ किसी कंपनी का नहीं हुआ है, नुकसान आम आदमी का हुआ है। आम आदमी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आज किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया है, क्या उससे एयरपोर्ट फंडिंग पेमेंट करने वाला है, एयरलाइन पेमेंट करेगी या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा? इस बात की कोई एसएलए है, कोई गाइडलाइन है? वो बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अब पुश होगा, यदि कल के दिन ऐसा कोई इशू होता है और किसी का नुकसान होता है तो पेनल्टी क्लॉजेस भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तमाम जो बारीकियां हैं, जो तकनीकियां हैं इसकी, उनको आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई खबर, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत।